नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपके स्टडी टेबल पर ये 5 चीज़ें होनी चाहिए, अनिवार्य हैं। इनके बिना काम नहीं चलने वाला। अगर आप ये चीज़ें लेकर नहीं बैठते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ें आपके स्टडी टेबल पर नहीं हैं तो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं आपकी तैयारी में कमी रह जाएगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इनको अभी से देखिए कि आपके पास हैं या नहीं हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके कमरे में होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके कमरे में हों। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बुक शेल्फ में होनी चाहिए, जहाँ पे आपने किताबें रखी हैं वहाँ पे होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी स्टडी टेबल पर होनी चाहिए, जहाँ आप बैठकर पढ़ाई करते हैं वहाँ पर होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों के पास ये इन 5 में से लगभग 4 चीज़ें या पाँचों की पाँचों चीज़ें होंगी। लेकिन आप में से जिनके पास है भी, उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अपने स्टडी टेबल पर नहीं रखते, उनका इस्तेमाल नहीं करते। ये चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज़ तैयारी अधूरी रहेगी। चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, आपके स्टडी टेबल पर एकदम सामने होनी चाहिए, वो है सिलेबस। आप कैसे जानेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? सिलेबस आपको बार बार बताएगा, बार बार याद दिलाएगा कि ये रास्ता है, इधर से जाना है, ऐसे जाना है। आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अगर हम प्री की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए देखिए स्पेशली कोई सिलेबस उस तरीके से डिफाइंड नहीं है जैसे मुख्य परीक्षा के लिए है। तो प्री के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जीएस पेपर 1 में, जैसे मान लीजिए मैंने ही आपको टॉपिक्स दिए हैं, टॉप 500 सॉरी इस बार तो 300 चल रहा है ना, टॉप 300 प्लस 300 की सीरीज चल रही है। वो टॉपिक्स ही नोट कर लीजिए। मान लीजिए वही सिलेबस है, क्योंकि मैं वहीं से आपको दिखा रहा हूँ कि बस इतना ही पढ़िए, कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे। वो टॉपिक्स नोट करिए और 2-3 पेजेस में आ जाएंगे, उनको अपने सामने रखिए। वही आपके लिए सिलेबस है। इससे क्या होगा, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच बीच में देखते रहेंगे कि हमने इन चीज़ों को पढ़ा या नहीं, तभी तो सही डायरेक्शन में जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, हम कुछ भी पढ़ने लगते हैं, कहीं भी जाने लगते हैं, इससे दिक्कत होती है। तो जीएस पेपर 1 के लिए अगर हम प्री की बात करें तो इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए, वो रखिए। अगर हम सीसेट की बात करें तो मैंने भी आपको वीडियो बनाकर बताया है, बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जिसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि आपको सीसेट के लिए पढ़ना क्या है। रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, मैथ के कौन से 2-4 चैप्टर्स हैं जिनको आप तैयार कर लें तो अच्छा रहेगा, उन्हें नोट कर लीजिए। जब आपके सामने रहेगा तब वो चीज़ें आपको याद दिलाती रहेंगी कि भाई ये बाकी है, इसको करना है। वरना क्या होता है कि हम सीधे एग्ज़ाम से 1 महीने पहले होश में आते हैं और अचानक से लगता है कि सीसेट में ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, फिर फेल हो जाते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस मास्टर प्रोग्राम जो आपको दिया गया है, उसमें भी जो पीडीएफ नोट दी गई है उसमें भी सिलेबस है। तो आप चारों पेपर के सिलेबस को अपने सामने रखिए, बीच बीच में देखते रहिए। ऑप्शनल आपका जो भी है उसका सिलेबस डाउनलोड करिए, उसे लिखिए और सामने रखिए। इसके बिना आप कभी भी सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपको सिलेबस का ज्ञान नहीं है तो आप सिर्फ भटकेंगे, कई साल इधर उधर बर्बाद होंगे। बाद में ये बात समझ में आ जाएगी कि सिलेबस के अनुसार ही हमें चलना चाहिए था, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप लौट के आएंगे, तब तक हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। आप देर ना करें, सिलेबस सामने रखें, अपनी स्टडी टेबल पर रखें। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, आपके पास पीवाईक्यू की बुक्स होनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। सामने ही रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ रोज़ पढ़िए, बीच बीच में देखते रहिए। कहने का मतलब ये है, देखिए मैंने एक लाइन कही है, हो सकता है कि आप उसका गलत मतलब निकाल लें। मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ पढ़ें, इसका मतलब ये नहीं कि हल्के में लेना है। कहने का मतलब है कि एक बार उसको आपने पढ़ लिया, सीरियसली पढ़ लिया, जो भी ज़रूरी बातें हैं उन पर निशान लगा दिया, हाईलाइट कर दिया, उसके बाद बीच बीच में देखते रहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस किस पैटर्न पे प्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं। मेरा तो ये भी मानना है कि आप इतनी बार देखिए, इतनी बार देखिए कि वो सारे प्रश्न लगभग आपको याद हो जाएं, जैसे मैंने किया है। इसी के दम पे तो मैं आपको वो टॉपिक्स देता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं सीधे सीधे। ये आप भी कर सकते हैं, कोई बंधन थोड़ी है। तो आप
इतना देखिए उसको कि लगभग सारे क्वेश्चंस आपको पता हो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से अभी तक पूछे गए हैं, इतने क्वेश्चंस आए हैं और आगे ऐसे प्रश्न बन सकता है। मेंस के लिए भी यही बात लागू होती है। मेंस में तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस गेस कर सकते हैं कि यहीं से इस बार क्वेश्चन आएगा, लेकिन किस आधार पे? ऐसे थोड़ी कि बैठे बैठे चलो अभी गेस करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब आप PYQ देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की किताबें पढ़ते हैं, तब आपको यहाँ भी आइडिया लग जाता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये भी आपको सही दिशा में ले जाने के लिए, सही टॉपिक्स पढ़वाने के लिए ज़रूरी है कि आप PYQ की बुक्स अपने पास रखें। इस पर मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, इसका महत्व मैंने बार बार समझाया है, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इन्हें सबसे पहले देखिए कि आपके पास हैं कि नहीं। कहीं इधर उधर रखा है, बैग में रखा हुआ है तो उसको निकालिए, सामने रखिए। 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, 3 दिन नहीं पढ़ेंगे, चौथे दिन से आपके अंदर से कुलबुलाहट शुरू हो जाएगी कि क्यों रखा है इसको। पढ़ते हैं ना, देखते हैं इसमें क्या है। कब तक भागेंगे आप? तैयारी करने आए हैं ना, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सामने सामने रहेंगी तो आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं छुपा के रख दिए, किताबों के बीच में दबा दिए, तो कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आपके साथ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो आपके पास होनी चाहिए आपके टेबल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से जितने भी लोग तैयारी करते हैं वो ज़्यादातर समय अपना ये सोचने में ख़राब कर देते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए। ये सब एक लिमिट के बाद काम नहीं आता, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसकी बजाय आप एक चीज़ कर सकते हैं, बहुत शानदार चीज़ है और ये सब लोग नहीं कर पाएंगे। मैं बता दे रहा हूँ, जैसे गांधी जी कहते थे ना कि अहिंसा हर किसी के बस की बात नहीं है, कमज़ोर लोगों के बस की बात नहीं है। अहिंसा करने के लिए हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए, आंतरिक शक्ति चाहिए। अहिंसा मतलब किसी भी रूप में हिंसा नहीं करना। उसी तरीके से जो बात ये बताने जा रहा हूँ, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, यार यही तो है। अरे मेरे पास तो डायरी है, उसमें आप विचार लिखते होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो डायरी मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके पास होनी चाहिए, लेकिन होगी उन्हीं लोगों के पास जिनके अंदर अंदर ताकत है, हिम्मत है, अपना खुद का सामना करने की हिम्मत है। वो लोग ऐसा काम कर पाएंगे। हर रोज़ आपने क्या किया उसका लेखा जोखा लिखिए। अब हम इसलिए भी नहीं लिखते हैं अपनी पर्सनल बातें कि भाई रूम पार्टनर है, कहीं वो पढ़ लेगा तो, या फिर घर जाएंगे तो कोई पढ़ लेगा। अरे भाई क्या हो जाएगा, पढ़ लेगा। इसमें कौन सी ऐसी प्राइवेट बात आप लिख दे रहे हैं कि किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। आपको यही लिखना है कि आपने क्या किया है आज। बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, आपने पढ़ाई के अलावा जो चीज़ें आपने की हैं उनको रहने देते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम इतना तो लिख सकते हैं कि हर रोज़ जो भी आपने किया पढ़ाई के मामले में, आज आपने टेस्ट सीरीज़ लगाया, आपने रिवीजन किया, कोई विषय पढ़ा, कोई नोट बनाई, किसी टॉपिक को खोजा, जो भी आपने किया इस डायरी में आप लिखते जाइए। पहले दिन लिखेंगे तो हो सकता है एक्साइटमेंट में आपने खूब काम किया है, लिख देंगे, बहुत मज़ा आएगा। दूसरे तीसरे दिन आपकी हकीकत सामने आएगी कि आप पढ़ाई के नाम पे कितना ज़्यादा समय ख़राब कर रहे हैं। चौथे दिन आते आते, पाँचवें दिन आते आते बहुत सारे लोग भाग जाएंगे। उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो खुद का सामना कर सके। बहुत समय ख़राब होता है हमारा। सही मायने में जो लोग ये काम कर लेते हैं ना, मज़ा आ जाता है। वो साफ साफ देखने लगते हैं कि उनका समय कहाँ जा रहा है, कहाँ यूज़ करना चाहिए। आपको क्या करना है, सिंपल, एक डायरी रखिए। डायरी नहीं तो कोई स्पाइरल वाली कॉपी ही रख लीजिए, ठीक है। रोज़ उस पर डेट डालना भी ज़रूरी नहीं है। आपको पता है ना कि आज का दिन चल रहा है, डेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। तो उस पर क्या करिए, सुबह उठे, वहाँ से लेकर आपने पढ़ाई के मामले में जो काम भी किया, खुद को थोड़ा और अच्छा फील कराने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नोट करना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी लिखिए। जब आप बाथरूम में नहा रहे हैं मान लेते हैं, और आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, 5 मिनट तक आपने सोचा, शुरू में उसको भी नोट करिए, क्योंकि ये भी तैयारी का हिस्सा है। तैयारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप टेबल पर बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, सिर्फ उसी समय पढ़ रहे हैं। आप चुपचाप कहीं बैठे हैं और पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, लेटे हैं और सोच रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा, क्या क्या छूट गया। ये भी तैयारी का हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। तो इस तरह की बातें भी आप लिख सकते हैं कि आज मैंने ये किया। 4-5 दिन लिख कर देखिए, या तो आप छोड़ के भाग जाएंगे या फिर आपको इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा दिखने लगेगा कि आप इसी को अपनी तैयारी का आधार बना लेंगे। फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कितने घंटे पढ़े हैं, कितने बजे उठे हैं, ये सब फालतू की बातें लगेंगी। आपको सिर्फ इतना दिखेगा कि मेरे पास 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में सारा काम करने के बाद, सोने के बाद, कहीं घूमना है, सारा सब कुछ करने के बाद मैंने पढ़ाई को कितना समय दिया।
क्या यूँ कहें, इसका उल्टा कर दें कि पढ़ाई करने के बाद मैंने क्या क्या किया। इसका हिसाब रहेगा, आप हर रोज़ देखेंगे कि आगे बढ़ रहे हैं। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, हमारा भी कोई हिसाब किताब नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। ये चीज़ होनी चाहिए आपके स्टडी टेबल पे, और हर एक काम करने के बाद अपडेट होना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, जो आप पहले से तरीके अपना रहे हैं, आप क्या करते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे सब कुछ लिख दिया है और करते गए, उसमें ट्रिक लगाते गए, करते गए, ट्रिक लगाते गए। इसमें एक दिक्कत है, 2-3 दिन ऐसा होगा कि आप सारे काम नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से डीमोटिवेट हो जाएंगे और छोड़ देंगे। लेकिन काम करने के बाद ट्रिक लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा, क्योंकि आपने कर दिया। जब आप ये ट्रिक लगा रहे होंगे तो अंदर से वही डोपामिन रिलीज होगा, जिसको आप हैप्पी हार्मोन कहते हैं, कि हाँ कुछ तो किए, सफलता तो मिली, रिवॉर्ड तो मिला। तो उससे आप इसको लगातार कर पाएंगे। इसलिए भी पहले काम करिए, उसके बाद लिखिए। चलिए, चौथी चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास मैप होना चाहिए। मैप का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अच्छा, भूगोल की पढ़ाई करनी है तो मैप ज़रूरी है। नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ भूगोल की पढ़ाई के लिए मैप ज़रूरी नहीं है। ये तो है ही कि आप दुनिया के बारे में जानें, लेकिन क्या दुनिया किसी और ग्रह पे बसी है तो धरती पर ही ना। तो अगर हम मान लेते हैं युगांडा में कोई नरसंहार हो गया, गृह युद्ध हो गया, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ये एक तरह से करंट अफेयर की बात है, सामाजिक घटना वहाँ पे घटी है, भूगोल से भी आप जोड़ सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए ना युगांडा किधर है। भारत में ही बात करें, उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो रही है, तमिलनाडु में कोई घटना हो रही है, और या फिर मान लेते हैं कोई इकोनॉमिक बात ही है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ है, कोई योजना का उद्घाटन हो रहा है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि तमिलनाडु कहाँ है, या फिर तमिलनाडु का ये राज्य, ये शहर कहाँ पे है। फिर कैसे आप समझ पाएंगे उन चीज़ों को। इतिहास पढ़ रहे हैं और जर्मनी की बात हो रही है, आपको पता ही नहीं जर्मनी किधर है। यूरोप के पश्चिमी हिस्से की बात हो रही है, आपको पता ही नहीं है कि यूरोप के पश्चिमी हिस्से में औद्योगिक क्रांति के दौरान ये असर हुआ था, हमें पता ही नहीं है। इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामाजिक चीज़ें, साइंस एंड टेक, बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए मैप आपका आधार होता है। इसको सिर्फ भूगोल से जोड़कर मत देखिए, आपकी कंप्लीट नॉलेज के लिए मैप बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये तो होता ही है, ये एक प्रथा है कि कुछ हो ना हो हमारे कमरे में मैप होना चाहिए, वो होता है, लेकिन लोग देखते नहीं हैं। आपके सामने है, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि इसको समझने के लिए मैप की ज़रूरत है, तुरंत उसी सेकंड आप देखिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के पहले कोई वीडियो आ जाएगा कि ये मैप इंपॉर्टेंट है, देख लेते, भाई वो तो है ही, लेकिन कंप्लीट समझ विकसित करने के लिए जो मेंस में काम आएगी, इंटरव्यू में काम आएगी, प्रीलिम्स में भी जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, जो डायरेक्ट मैप से नहीं जुड़े हैं लेकिन मैप की समझ पर आधारित है, उन्हें हल करना होगा, तो ये चीज़ें काम आएंगी। आप कुछ पढ़ रहे हैं, उसको समझने के लिए मैप ज़रूरी है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में मानसून के दौरान ये घटना होती है। अभी मैं आपसे पूछ दूं कि बंगाल की खाड़ी के पूर्वी हिस्से में कोई इस तरह की घटना होती है, आप में से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे कि बंगाल की खाड़ी का पूर्वी हिस्सा कौन सा है और भारत का पूर्वी हिस्सा कौन सा है। अब तो मैंने बोल दिया तो समझ जाएंगे, नहीं समझ में आता है जब मैप नहीं देखते हैं तो, ठीक है। तो मैप होना चाहिए। 2 चीज़ें मैंने लिखी हैं आपके सामने, मतलब दीवार पे भी होना चाहिए, देखने में आसानी होती है, और आपके पास किताबें भी होनी चाहिए, एक भारत के भूगोल की मैप वाली, एक विश्व के भूगोल की मैप वाली, ठीक है। इससे कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डिटेल में पता चल जाती हैं। वो जो दीवार पे चिपकी हुई चीज़ है, मैप है, उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं होती, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं होता, लेकिन वहाँ पे आपने देख लिया, किताबों में देख लिया, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। ये होनी चाहिए। अब 5वीं चीज़ क्या होनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी कभी पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने आसपास इतना डिस्ट्रैक्शन पैदा कर लेते हैं, रख लेते हैं, कि हम खो जाते हैं उन चीज़ों में। हम नहीं तय कर पाते कि हमारी प्राथमिकता क्या है। बाकायदा सही मायने में मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, ये तो लिखा है कि सिर्फ वही नोट्स और किताबें जिन्हें आज पढ़ना है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके स्टडी टेबल पर क्या नहीं होना चाहिए। मुझे पता ये तो होगा ही आपके पास, आपके सामने स्टडी टेबल पे, लेकिन और भी दुनिया भर की चीज़ें होंगी जो आज नहीं होनी चाहिए थी, शायद कल होनी चाहिए, शायद परसों होनी चाहिए, आज नहीं होनी चाहिए। इस बात को समझिए। आपने सारी किताबें, सारी नोट्स अपने सामने ही रख ली हैं, पढ़ रहे हैं एक नोट,
लेकिन ध्यान है बाकी चीज़ों पे। ऐसा तो है नहीं कि एकदम एक बार मुंडी झुकाई तो जब तक ये घंटे हो नहीं जाएंगे सर नहीं उठाएंगे, बीच में 1 मिनट 2 मिनट में तो आपकी नज़रें इधर उधर जाएंगी ना। आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर है। अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं और सामने इतिहास की नोट पढ़ी हुई है और अभी अभी आपने इतिहास का कोई विषय पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा है, उस पर नज़र गई नहीं कि आपका दिमाग उस टॉपिक में घुस जाएगा। आपने कोई चीज़ छोड़ रखी है, आप उसको करना नहीं चाहते, आप उसको अभी तैयार नहीं करना चाहते, टालते जा रहे हैं और सामने ही रखा है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और लेकिन जैसे ही उस चीज़ को देखेंगे आत्मग्लानि से भर जाएंगे। अंदर वो भावना आएगी कि देखो यार फिर टाल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, तो जो आप कर रहे थे वो भी नहीं कर पाएंगे। आपके स्टडी टेबल पे जो 4 चीज़ें मैंने बताई वो तो होनी ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका संबंध हर विषय से है। पीवाईक्यू का संबंध हर विषय से, हर जगह वो लाभ पहुंचाएगा। सिलेबस का संबंध हर विषय से है। लेकिन जो चीज़ आज पढ़नी है आप इतना तो तय कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने तय किया कि मैं 2 विषय ही आज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, सिर्फ वही किताबें वही नोट्स अपने सामने रखिए, बाकी साइड में रख दीजिए कमरे में। इससे क्या होगा? आप दिन भर फोकस्ड रहेंगे। ये चीज़ होनी चाहिए। जो आज पढ़ना है वही सामने होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई और चीज़ रखना ज़रूरी है, तो इसका मतलब है कि जिसको अभी रख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं, उसी को हटाइए। जो जो रख रहे हैं उसके बदले में उसे ही पढ़ लीजिए आज। ठीक है? इससे क्या होगा कि आप देख पाएंगे कि एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ जाएंगे, सब कुछ तैयार कर जाएंगे, लेकिन एक ही बार पूरा बोझ सामने रख दिया तो दिमाग हताश हो जाता है। अरे बाप रे, इतना ज़्यादा पढ़ना है, ये सब कुछ तैयार करना है, याद भी करना है, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सामने है, जो आज का टारगेट है वही सामने है। टारगेट का मतलब मोटे तौर पर कि ये विषय आज मुझे पढ़ना है, रिवाइज करना है, इसकी नोट बनानी। जब वो सामने रहेगा तो दिमाग हल्का महसूस करेगा, आप ठंडे दिमाग से, हल्के दिमाग से उन चीज़ों को पढ़ पाएंगे। ठीक है जी? मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। वही नोट्स और किताबें जो आज आपको पढ़नी है डिसाइड कर लीजिए, रख लीजिए, बाकी सब हटाइए वहाँ से। उन चीज़ों को नहीं जो मैंने शुरू में बताई हैं, बाकी विषय सब्जेक्ट हटा दीजिए। जब ये पढ़ लीजिएगा फिर इसको हटाइए, दूसरा लेके आइए। इसके पहले मैंने बताया आपके पास मैप होनी चाहिए, किताबें भी होनी चाहिए और सामने दीवार पे मैप भी होनी चाहिए। उसके पहले मैंने बताया कि एक डायरी रखिए और उसमें जो भी आज आपने पढ़ा, जो भी लिखा, मतलब डिटेल में नहीं लिखना है, सिर्फ उसका नाम लिख देना। जैसे आज मैंने इतिहास पढ़ा, बहुत ज़्यादा लिखने का मन है तो इतिहास में मैंने 1857 की क्रांति पढ़ ली, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लिया, बस इतना लिखना है खुद को याद दिलाने के लिए। ठीक है? उसके पहले मैंने बताया कि पीवाईक्यू की बुक्स होनी चाहिए, क्वेश्चंस आप देखते रहिए, बहुत हेल्प मिलती है। यही इकलौता ऐसा दोस्त है, ऐसा टीचर है, ऐसा गाइड है जो आपको वो चीज़ देगा जो आप सही मायने में चाहते हैं। बाकी लोग तो अपने अपने तरीके से बताते हैं, वो फ़ायदा पहुंचाएगा भी नहीं भी। यहाँ फेल होने की संभावना नहीं है। यहाँ लाभ के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ नुकसान की कोई संभावना नहीं है, सिर्फ फ़ायदा होता है जब आप पीवाई की बुक्स देखते हैं। तो यहाँ समय लग रहा है, लगने दीजिए, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक ब्याज, सूद ब्याज के साथ आपको रिटर्न देता है। इसके पहले मैंने बताया था सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस में प्री के लिए मैंने बताया, मेंस के लिए बताया। ठीक है जी? एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं, देखिए ऑफर समाप्त होने वाला है। टॉप 300 प्लस 300 की नोट मिल रही है, मेंस की मिल रही है, यूपीपीसीएस की। अगर आप चाहते हैं कि नोट्स आपके पास होनी चाहिए ताकि जल्दी से रिवीजन हो सके, तैयारी हो सके, नोट्स तो लगभग कंप्लीट है, थोड़ी सी चीज़ें हैं करंट अफेयर की तो वो समय के साथ मिलेंगी, तो अभी ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। जीरो टू जीनियस इसके साथ फ्री में मिल रहा है। आपको क्या करना है, इस पर आप मैसेज करेंगे, मैसेज करते ही आपको रिटर्न में एक मैसेज किया जाएगा और उसमें एक लिंक दिया जाएगा कि इस पर आप क्लिक करेंगे, ऑफ़र की सारी जानकारी मिल जाएगी। उस पर क्लिक करेंगे, वापस से यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो ओपन हो जाएगी, आप उसे देखेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है? मुझे बस इतना याद दिलाना था इसके बहाने कि ऑफ़र समाप्त होने वाला है। अभी आपके पास समय भी है, आप उसे ले करके तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी? तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।